हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर क्रिया को स्टार्ट किया था और क्रिया क्या होती है यहाँ पर हमने जाना था। चलिए इसको रिवाइज करते हैं और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, क्रिया क्या होती है। जब कोई हम काम करते हैं वही क्रिया कहलाती है। तो किसी वाक्य की जब हम बात करें तो वाक्य में जो काम करने का बोध कराए, जो शब्द आपको काम किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। यहाँ पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। जावेद रिक्शा पर बैठा, रिक्शा वाले ने रिक्शा चलाया, रिक्शे के पहिए घूमे और रिक्शा वाले ने रिक्शा रोका, रिक्शा रुका और जावेद रिक्शा पर से उतरा। अब आप यहाँ देखिए, बैठना जो हो गया, जैसे बैठा, चलाया, तो ये सभी काम है। घूमे, रोका, रुका और उतरा, ये सभी क्या है, काम है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्रिया की आप परिभाषा लिख लेंगे। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो इसको नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ हमने आपको बताया था क्रिया के यहाँ पर दो भेद है, जिसमें अकर्मक और सकर्मक है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सकर्मक और अकर्मक की क्रिया बात हम यहाँ पर कर रहे थे। सकर्मक क्या होता है और अकर्मक क्या होता है, ये भी हमने आपको कल की प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, पीटर हंस रहा है, पीटर हंस रहा है, वाक्य पूरा हुआ। दूसरा वाक्य है गौतम सेब खा रहा है। अब देखिए, दोनों में क्या अंतर है, कौन सकर्मक है और कौन क्रिया आपकी अकर्मक क्रिया है। देखिए, पीटर हंस रहा है, पीटर हंस रहा है। चलिए, तो पीटर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, हंसने का काम कर रहा है। तो पीटर यहाँ पर करता है और हंस रहा है, ये आपकी क्रिया है। ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, गौतम सेब खा रहा है। हमने क्या कहा, यहाँ पर करता है, करता जो किसी काम को करता है। किसी भी वाक्य में करता क्या होता है, जो किसी काम को करता है। इसके अलावा यहाँ पर खा रहा है, क्या है, ये क्रिया है। अब देखिए, जो कर्म हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का असर किस किस पर पड़ा। यहाँ तो सिर्फ पीटर काम कर रहा था, पीटर हंस रहा है। अब इस हंसने का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ पीटर पर पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, गौतम क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, गौतम सेब खा रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेब खाने का असर है वो आपका गौतम और सेब, तो क्रिया का असर सेब पर भी पड़ा, तो ये आपका क्या है, कर्म है। यानी कि कर्ता के अलावा किसी और पर जब जिस पर भी प्रभाव पड़ता है वो आपका कर्म कहलाता है। तो क्योंकि जब सेब खाया जाएगा तो एक तो पीटर का जो गौतम है, गौतम का पेट भरेगा, साथ ही साथ आपका सेब भी खत्म होगा। तो दोनों पर इसका फर्क पड़ेगा, दोनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है, अकर्मक और सकर्मक की हम बात करते हैं। अकर्मक क्या होता है, सकर्मक क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए। तो यहाँ देखिए, दूसरे वाक्य में कर्ता गौतम गौतम है और क्रिया खाना है ना। खाने का प्रभाव सेब पर पड़ रहा है, अर्थात सेब यहाँ पर कर्म है। इसका अर्थ हुआ कि वाक्य में क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता हो सकती है या नहीं हो सकती है। पहला वाक्य आपके पास क्या था कि पीटर खा रहा है, पीटर खा रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है, तब भी आपका वाक्य क्या हो रहा है, पूर्ण हो रहा है। वाक्य आपका संपूर्ण बन रहा है कि पीटर खा रहा है, एक पूरा वाक्य है, हमने अपनी पूरी बात कह दी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पीटर खा रहा है, इसमें कर्म नहीं है, और गौतम सेब खा रहा है, मैंने यहाँ पीटर ही लिख दिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका कर्ता है। कर्ता कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है या कोई पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पीटर खा रहा है, इसमें कर्म नहीं है। पीटर सेब खा रहा है, इसमें कर्म है। अब अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। अकर्मक जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, अर्थात उसके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ आप शब्द से देखिए, अकर्मक, अ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं है उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है। और जिसमें कर्म होगा उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। सीधी सी बात है, जैसे कुत्ता भाग रहा है,
तो इस वाक्य में भागना या रोकना, ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर क्या है, इसमें आपका कर्म नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अकर्मक है क्योंकि कर्म नहीं है। ठीक है। बालिका रो रही है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अकर्मक है। यहाँ देखिए दोनों वाक्यों में भागना या रोने का फल सीधे कर्ता यानी कि कुत्ता या बालिका पर पड़ रहा है, अर्थात इन क्रियाओं के कर्म नहीं है, अतः भागना और रोना अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ सामान्य अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार से हैं, जैसे आपको ये आपने देखा था। सकर्मक हमने कल की इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि जब क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है तब वह आपका सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अखबार पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है ये तो नहीं बताया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अखबार पढ़ रहा है। शबनम पत्र लिख रही है। चलिए अब इसमें क्या लिखा था, पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का प्रभाव अखबार पर पड़ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाक्य में लिखना क्रिया का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है, अतः पढ़ना और लिखना सकर्मक क्रियाएं हैं। चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। और कुछ यहाँ पर आपके सामान्य सकर्मक क्रियाएं हैं जिसमें आपका खाना, पीना, ठीक है, बताना, सुनाना, देना, काटना, बेचना, डराना, जीतना, खरीदना, रुलाना, खिलाना, पढ़ाना, धोना, तो ये सभी आप इनको सबको लिखिएगा। तो ये कुछ क्रियाएं हैं, इनको आपने लिखा। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर आपको सकर्मक और अकर्मक आप जान चुके हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, रोहन पत्र पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पत्र पढ़ता है। दीपू सोता है, क्या सोता है, इसमें आंसर आपको नहीं मिल रहा है। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर के वाक्य में पढ़ना सकर्मक क्रिया है जबकि सोना आपका अकर्मक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या सोता है इसका आंसर नहीं मिला है, इसलिए आपका अकर्मक है। ये भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब देखिए प्रेरणात्मक क्रिया है, प्रेरणा जिससे आपको मिलती है। देखो यहाँ पर वृक्ष से सेब गिरा, वृक्ष से सेब गिरा। दूसरे में है बालक ने छत से गेंद गिराई, बालक ने छत से गेंद गिराई। दो क्रियाएं हो रही हैं। पहले में आपका जो सेब है वो किससे, पेड़ से गिर रहा है, वृक्ष से आपका सेब गिर रहा है, और दूसरे में आपका बालक ने छत से गेंद गिराई। दो क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं। चलिए अब देखिए, पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया। पहले वाक्य में गिरने का काम सेब अर्थात कर्ता ने स्वयं किया, उसको किसी दूसरे ने नहीं किया। अब दूसरे वाक्य में गेंद ने स्वयं गिरने का काम नहीं किया है, यह काम बालक अर्थात किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि कभी कभी कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। देखो वृक्ष से यानी कि पेड़ से जब फल गिरा तो वो स्वयं हुआ, ठीक है, और गेंद किसने गिराई, बालक ने गिराई, तो किसी अन्य ने यहाँ पर गेंद गिराई। तो क्योंकि गेंद जो है किसके द्वारा, बालक के द्वारा गिराई गई, तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो प्रेरणार्थक आपकी क्रिया है। ठीक है। तो ये भी हमने, तो आप क्या लिखेंगे कि जब कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य को काम करने के लिए प्रेरित करे तब कर्ता को क्रिया जो है, कर्ता की जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब देखिए अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। आपने सभी भी इसको लिखा होगा, मैंने आपको कल की क्लास में लिखाया था। ठीक है। यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे देखिए इसको कंटिन्यू करेंगे, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है। अब देखिए क्रियाएं भी मुख्य और सहायक क्रियाएं भी होती हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखिए। चलिए इस वाक्य को देखिए, चोर भागा, चोर भागा, और यहाँ पर देखिए
चोर भाग रहा था। ठीक है। पहले वाक्य में मुख्य काम भागना है। पहले वाक्य में मुख्य काम किसका है? भागने का है। यह मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। यह मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। दूसरे वाक्य में भाग रहा था क्रिया है और इसमें भागना मुख्य काम है। इसमें भागना क्या है? मुख्य। अब इसकी सहायता करने वाला कौन है? रहा था। चोर भाग रहा था। चोर चोर भाग रहा था। ठीक है। तो मुख्य और सहायक क्रिया क्या हो? क्योंकि ये पूरी क्रिया है, भाग रहा था, ये जो है पूरी ही क्रिया है, इसमें भाग रहा था पूरी क्रिया है। पहले वाक्य में हमने दो ही शब्दों में अपना वाक्य कंप्लीट कर दिया। क्या कहा? चोर भागा, और कंप्लीट भी हो गया। लेकिन दूसरे वाक्य में हमें इसको कंप्लीट करने के लिए चार शब्दों की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें और जो नए शब्द आए हैं वो कुछ ना कुछ और बता रहे हैं आप। तो पहले वाक्य में मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन? भागना। तो ये जो है आपकी मुख्य क्रिया है। लेकिन मुख्य क्रिया के नाम से जाना जाता। दूसरे वाक्य में जो है भाग रहा था क्रिया है, पूरा ही ये क्रिया है, सभी जानते हैं ये पूरा क्रिया है, क्रिया को ही बोध कर रहा है ये। इसमें भागना मुख्य काम है, जिसकी सहायता करने वाला अंश है रहा था। इसकी सहायता कौन कर रहा है? रहा था। पूरा ही ये क्रिया है, भाग रहा था। तो भाग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका क्या है? ये आपकी मुख्य क्रिया है, मुख्य काम है। लेकिन रहा था ये इसका अंश है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? तो ये प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ भागा एक ही शब्द में आपकी क्रिया हो रही है और दूसरे में यहाँ पर ये तीन शब्द आ रहे हैं, क्रिया कैसे हो गई? तो यहाँ पर आप जानेंगे कि कहीं कहीं आप मुख्य क्रिया लगा देते हैं जिससे आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं मुख्य के साथ आपकी सहायक क्रिया भी होती है, जैसे रहा था, है ना, रहे थे, रही थी। तो ये सभी आपके क्या है? यहाँ ये रहा था ये आपका सहायक क्रिया है और भाग या भागना आपका क्या है? मुख्य क्रिया है। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया है। आइए इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं। हेडिंग आप डालेंगे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है उसे आप मुख्य क्रिया कहते हैं, और उस अंश की सहायता, अंश उसकी सहायता करता है, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जो हमने ऊपर लिखे हैं उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखिए जल्दी इसको कि वाक्य में क्रिया का जो अंश मुख्य काम करता है वो मुख्य क्रिया कहलाता है, और अंश उसकी सहायता करता है वो आपकी क्या है? सहायक क्रिया कहलाता है। अब इसके बाद देखिए, लिख लिया सभी बच्चों ने? पूर्वकालिक क्रिया। अभी तक आपने अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ी, प्रेरणार्थक क्रिया आपने पढ़ ली, आपने मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। अब एक यहाँ पर और चीज आ रही है, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं। वाक्य में कुछ क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले घट चुकी होती है। ठीक है ना? अभी मुख्य क्रिया आपको पता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सेठ जी खाकर लेट गए। सेठ जी खाकर लेट गए, रीना रूठ कर चली गई। सेठ जी खाकर लेट गए। तो चलिए इन दोनों वाक्य को आप लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, सेठ जी खाकर लेट गए और रीना रूठ कर चली गई। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले वाक्य में खाकर से पता चलता है कि खाने का काम लेटने से पहले हुआ। दो काम हुए ना, सेठ जी खाकर लेट गए, यानी कि वो खाना पहले खा चुके थे और उसके बाद वो लेटे हैं।
है ना। तो इस वाक्य से आपको क्या पता चल रहा है, तो पहले वाक्य में खाकर से पता यह चल रहा है कि खाने का जो काम है वो लेटने से पहले हुआ है, हो चुका है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रूठ कर से पता चलता है कि रूठने का जो काम है वो चले जाने से पहले हुआ है। रीना रूठ कर चली गई, पहले रूठी और फिर चली गई, तो दो काम हुआ है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है, कौन सी क्रिया हम पढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया। क्या पढ़ रहे हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो दोनों उदाहरणों को लिख लीजिएगा और इन चीजों को आप समझ लेंगे। सेठ जी खाकर लेट गए, दूसरा है रीना रूठ कर चली गई। दोनों जो वाक्य हैं वो हमें क्या बता रहे हैं कि काम हुआ है। काम किस प्रकार का हुआ है, देखो यहाँ पर सेठ जी खाकर, तो खाकर क्या है, काम है। लेकिन ये काम पहले हो चुका है, जो अभी काम हुआ है, जो क्योंकि अभी जो वो काम कर रहे हैं वो लेटने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस लेटने से पहले भी उन्होंने कुछ काम किया था। क्या काम किया था, खाने का काम किया था। इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उस काम से पहले कुछ काम हुआ है, तुरंत काम के बाद उन्होंने काम किया है, तो इसको कहेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। ऐसे ही रीना रूठ कर चली गई, तो रीना पहले रूठी और फिर चली गई, तो पहले उसने रूठने का काम किया, अब वो चली गई, तो अभी प्रेजेंट में वो जो है काम क्या कर रही है, चलने का, चली गई। तो यहाँ देखिए यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि पहले वाक्य में खाकर से पता चलता है कि खाने का काम लेटने से पहले हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रूठकर से पता चलता है कि रूठने का काम चले जाने से पहले हुआ है। क्रियाओं खाकर और रूठकर को पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए इसको लिखेंगे आप, वाक्य में मुख्य क्रिया के करने या होने से पहले हुए कार्य का बोध कराने वाला शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाता है। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए क्रिया के मूल रूप में कर जोड़ा जाता है। अब देखिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आप क्या करते हैं, क्रिया के जो मूल रूप में कर जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिए, पढ़ना, लिखना, मुड़ना, जाना, देखना आदि क्रियाओं के मूल रूप क्रमशः पढ़, लिख, मुड़ और जा और देख है। इस प्रकार से इन क्रियाओं से बनी जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं वे भी इस प्रकार से होंगी। ठीक है। इनका जो मूल रूप है ना, जो आपकी ये क्रियाएं हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पढ़ना, दूसरा हम क्या कहते हैं, लिखना, मुड़ना, जाना, देखना, ये जो है क्या है, ये आपकी क्रियाएं हैं। इनका मूल रूप क्या है, पढ़, लिख, मुड़, जा, देख। इस प्रकार इन क्रियाओं से बनी जो पूर्वकालिक क्रियाएं इस प्रकार हैं, पढ़ना, पढ़ने को आप क्या लिख सकते हैं, पढ़ धन कर। तो जब आप इस पर कर जोड़ेंगे तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पढ़कर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है ना, यानी कि वो क्रिया पहले हो चुकी है। मुड़ना, तो मुड़ पर आप कर लगाएंगे तो मुड़ कर, तो ये भी आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इसके बाद लिखना, लिख धन कर, लिख कर। जाना, जा धन कर, जाकर। देखना, देख धन कर, देख कर। इनको सभी को लिखेंगे। और करना, कर धन कर, तो कर के, कर धन कर क्या हो जाएगा, कर कर गलत है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, करके। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते इसको कर कर, दो बार नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा करके। तो कोई काम करके आप दूसरा काम स्टार्ट करेंगे या दूसरे काम को आप करेंगे, तो करके। चलिए सभी को लिखिएगा। चलिए जल्दी से लिखेंगे इसको।
ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो क्रिया पढ़ लिया है, इन सभी को आप घर में जाके रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्रिया में अभी तक हम क्या-क्या पढ़ चुके हैं, क्रिया क्या होती है, क्रिया के कौन-कौन से भेद हैं, साथ ही साथ सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं, इनके क्या-क्या इसके उदाहरण हैं वो भी हमने पढ़े। साथ ही साथ प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी और पूर्वकालिक क्रिया हमने पढ़ी है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को क्रिया जो आपका टॉपिक है वो सबको समझ में आया होगा। अब क्रिया जो है कहाँ-कहाँ यानी कि जो काम होता है वो किस समय में होता है? जो भी काम है वो किन-किन समय में होता है? तो देखिए सबसे पहले आप जैसे पढ़ रहे हैं, तो अभी प्रेजेंट में आप वो काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या आपने कहा कि मैंने पढ़ा, तो कब आपने पढ़ा? उसके लिए आपको उसका टाइम क्योंकि जैसे ही समय बदलता है, क्रिया भी उसके साथ बदलती रहती है। आपने कहा पढ़ना जो एक क्रिया है, तो जब प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस समय पढ़ा रही हूँ? अभी प्रेजेंट वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा प्रीवियस लेक्चर में आपने ये पढ़ा था, तो अब पढ़ा रही हूँ, उसको मैंने क्या कहा है कि पढ़ा था। तो अब ये जो काम हुआ है, ये किस काल में हुआ है? ये किस समय में हुआ है? अब जो समय बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। या मैं कहूँगी कि चलिए आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा और कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे। तो मैं किस समय के लिए बात कर रही हूँ? तो अब हम बात करेंगे काल की। जो काम होते हैं वो किन-किन समय में होता है, काल के बारे में हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे काल और इसकी जो एक्सरसाइज है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है? तो देखिए काल की पहचान, ठीक है? काल की पहचान या काल आप डाल सकते हैं हेडिंग, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आइए आपको कबीरदास का एक दोहा और उसका अर्थ बताते हैं। क्यों बताया गया है? आपने सभी ने बहुत ही फेमस ये दोहा है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब? सभी बच्चे इसको पढ़ चुके हैं। कबीरदास जी का अब इसका मतलब क्या है? कबीरदास जी ने क्या कहा है कि आने वाले समय में किए जाने वाले काम को आज और आज के काम को अभी करने की सलाह दी है। कबीरदास जी कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब, यानी कि जो काम तुझे कल करना है उसको हम आज करना चाहिए और जो आज करना है वो उसको अभी करो। पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा, क्योंकि पल में कुछ भी हो सकता है। प्रलय हो जाएगा का मतलब कुछ भी हो सकता है, कल आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। अर्थात आपने कोई काम करने का दृढ़ निश्चय ले लिया है तो फिर आपको उसी समय वो काम कर लेना चाहिए। ये नहीं कहना है कि कल से मैं पढ़ाई करना शुरू करूंगा। अक्सर बच्चे या हम सभी लोगों का क्या नेचर होता है, हम क्या करते हैं, चलिए इस काम को हम कल से स्टार्ट करते हैं। नहीं, कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से मुझे ये काम स्टार्ट करना है या ये काम हमें करना है। तो ये कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो काम आपको करना है, जो कल करना है उसको आज करिए और जो आज करना है उसको शाम तक के लिए मत छोड़िए, उसको अभी कीजिए उस काम को, क्योंकि पल में प्रलय होएगी बहुर करेगा कब, क्योंकि पल में जो है कुछ भी हो सकता है, फिर तो उस काम को कब करेगा। उन्होंने भविष्य के काम और वर्तमान के काम की यहाँ पर चर्चा की है। हाँ, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बीते समय में होते हैं। इन कामों की सूचना जो है क्रिया शब्द ही किसी काम के करने या होने के बारे में बतलाता है। साथ ही अलग-अलग रूप हमें जो है काम करने या होने के समय अर्थात काल की जानकारी देता है। तो यहाँ हम क्रिया के बाद काल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो भी हम काम करते हैं वो हम समय के साथ करते हैं। जो काम हम कर चुके हैं उसके लिए हम क्रिया क्या प्रयोग करते हैं, वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम अलग क्रिया प्रयोग करते हैं और क्रिया से ही हमें पता चलता है कि काम किस समय हुआ है, वर्तमान में, भविष्य में या फिर वो भूतकाल में हो चुका है। ठीक है? तो अब इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप इसकी जो है अभी हमने आज हेडिंग डाली है आप और कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव